सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती कैसी हो? मैं ठीक हूँ और आप कुछ ज्यादा ठीक लग रही हैं, जो बहुत प्यारी लग रही हैं इस कुर्ते में आप। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भी कुर्ता कुछ कम प्यारा नहीं है, बड़ी सुंदर दिख रही हो। बहुत बहुत वैसे आरती, जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, शायद सुनने वाले को ऐसा लगे कि ये क्या बातें हैं भाई, तुम्हारा कुर्ता अच्छा, हमारा कुर्ता अच्छा, तुम कैसी हो, हम कैसी हो, ये बातें करने का क्या औचित्य है, शायद सुनने वाले को ये लगे। लेकिन अपनत्व जताने के लिए इन बातों का होना बहुत जरूरी है ना। और दूसरा ये भी कि सामने वाले तक ये बात भी पहुंचती है कि हाँ, हम तुम्हारी केयर करते हैं, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। हाँ। तो ये भी एक भावना एक दूसरे को हम अपनापन लगता है उनकी बातों में कि वो हम हमारी तरफ देख रहे हैं, हम हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ। या हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा यह विषय है कि अपनत्व क्यों जरूरी है, यानी कि अपनत्व को जताना क्यों जरूरी है या दूसरों से अपनत्व रखना क्यों जरूरी है। इसके अलावा दिमागी कसरत का होना भी बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल, उसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला। हाँ, कहते हैं ना कि बहता हुआ जो पानी होता है ना, वो स्वच्छ होता है। वैसे ही ये बात विचारों के बारे में भी लागू होती कि जब हमारे दिमाग में विचार बहते रहते हैं, नए विचार आते रहते हैं, वो तब आते हैं जब हम दिमाग की कसरत करते हैं, है ना। तो उनका आना बहुत जरूरी है ताकि मन का जो बहाव है वो होता रहे, एक जगह पर रुके ना। बिल्कुल। तो हमारा ये विषय है मानसिक स्वास्थ्य तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, दिमागी कसरत के तरीके। और इसके अलावा क्या विषय है आज के, बताओ। कथा सुधा, जो सभी का फेवरेट और मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो आज कौन सी कहानी है? आज है प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब। हाँ, इसका पहला भाग आज आप सुनेंगे जी। और इसके अलावा और सौंदर्य, जो सबको इंतजार रहता है जिसका जी। और आज हम सौंदर्य के अंतर्गत बताएंगे आंखों के नीचे काले घेरे, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि क्यों हो जाते हैं, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, और अगर हो जाए तो छोटे मोटे जो घरेलू उपाय हैं वो करके, और अक्सर हो ही जाते हैं। आजकल क्या है ना कि जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं ना, वो ज्यादातर अपना समय जो है मोबाइल पर बिताते हैं, कंप्यूटर पर बिताते हैं। और पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को रात बड़ी पसंद होती है, रात को जागना उन्हें बड़ा पसंद होता है। तो रात को अगर आप देर तक जागते हैं तो ये भी एक मुख्य वजह होती है आंखों के नीचे काले घेरे होने की। तो इससे हमें बचाव करना होगा। आगे की बातें हम और करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे। प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार, तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार, मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा
समा से भी प्यारा है। क्या सनम, क्या सनम, क्या सनम, तुम्हारा फूल सा ये चेहरा दिलनशी। छोड़ो हम जो भी है, तुम भी तो कम नहीं। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार। तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार। ये दिल गुनगुनाता है। क्या सनम, क्या सनम, क्या सनम, मेरे गीत गाता है। हाँ सनम, हाँ सनम, हाँ सनम, तो छोड़ो ये अदा, गले तो मिलने दो। जल्दी है सीखो, ये दिन तो ढलने दो। मेरे प्यासे मन की बहार, कब से था तुम्हारा इंतजार। तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार। यूं ही दूर रहना है। ना सनम, ना सनम, ना सनम, कहूँ जो भी कहना है। हाँ सनम, हाँ सनम, हाँ सनम, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां। कहने को हम है दो लेकिन है एक जा। मेरे प्यासे मन की बहार, तब से था तुम्हारा इंतजार। तुम आए तो आया करार। ओ मेरे प्यार। आरती गाना हमने सुन लिया जी। और अब बातें अपनत्व की। कहते हैं कि प्यार और अपनापन किस्मत वालों को ही मिलता है। प्यार और अपनापन हमें खुश रखता है, हमें स्वस्थ रखता है और हमें लंबी उम्र देता है। और ये बातें केवल बातें नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोध के बाद सामने आया हुआ सच है जो हम आपसे कह रहे हैं। बिल्कुल। और मंजू जी, प्यार और अपनापन हमारे अंदर रोगों से लड़ने की बहुत ही एक अपार शक्ति पैदा कर देता है। जबकि जब किसी रोगी को ये एहसास कराया जाए कि कोई है जो उसका अपना है और उससे प्यार करता है, तो उसके शरीर में इस तरह के रासायनिक बदलाव होते हैं जिसके चलते उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। और ये तो सही है, बिल्कुल देखा गया है सत्य कि अगर आप किसी मरीज से मिलने जाओ, बहुत परेशान है, वो दुखी है, लेकिन जब आप जाते तो एकदम से उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। हाँ, वो खुश हो जाता है। हमें लगता है कि अरे उसकी तो तबीयत ठीक है, कहाँ, वो तो मुस्कुरा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जाने की वजह से, आपको देखने की वजह से, आपके प्यार भरे शब्दों की वजह से उसके अंदर एक रासायनिक बदलाव आता है, एक आत्मविश्वास आ जाता है और वो सोचता है कि हाँ, मेरे अपने हैं जो मुझे पूछने आए। और इसीलिए कुछ समय के लिए, लेकिन उसके चेहरे पर चमक आ जाती, हंसी आ जाती है ना। और प्यार और अपनेपन में बहुत ताकत होती है। इसलिए दोस्तों के साथ गपशप करना, माँ बाप के करीब रहना, किसी से दिल खोलकर बात करना, ऐसी जो बातें ये हमारे मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। शायद बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे गपशप में क्या समय बर्बाद करना, लेकिन हल्की फुल्की गपशप बहुत जरूरी होती है। अपने माता पिता के साथ भी समय बिताइए, अपने भाई बहन से बात करिए, बहुत जरूरी है ये चीजें रिश्ते भी निभाने के लिए। अपना तो कहते हैं ना, अपना तो रिश्ते बनाता भी है, और अगर अपना तो नहीं है तो रिश्ते टूट भी जाते हैं।
रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जिन लोगों को प्यार, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा अधिक मिलती है, उनका सर्वांगीण विकास होता है और वो अधिक स्वस्थ भी रहते हैं। इसके विपरीत जो प्यार और आत्मीयता से वंचित रहते हैं, उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रह पाता है। बिल्कुल। प्यार, आदर और आत्मीयता की अनुभूति का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन होता यह है कि लोग इनके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि भावनाएं हमें कमजोर बनाती है, या लोगों से मिलने जुलने जाना यानी कि हमारे समय को व्यर्थ करना है या बर्बाद करना, ऐसी उनकी सोच होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए और खुशगवार जीवन जीने के लिए इन चीजों की या इन बातों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। और हमारे स्वास्थ्य और जीवन का हमारी भावनाओं से बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। अगर हम भावनात्मक स्तर पर भरे पूरे होते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत इसके अभाव में हमें रोगों से लड़ने या निपटने की क्षमता कम होती जाती है। हाँ, बिल्कुल। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सबको लगता है कि अरे ये क्या प्यार, अपनापन, ये क्या है, ये सब बेकार की बात है। हाँ, ऐसा ऐसी हाँ की बातें हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों, अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ अपनत्व का भाव रखना ये बहुत जरूरी है। और इन अहम बातों को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम इनके महत्व को नहीं समझते। लेकिन अब समय है कि आपको इन्हें समझना है, और केवल समझना ही नहीं है बल्कि इनको अमल में भी लाना जरूरी है। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात है कि अपने अहम को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा झुका कर चलिए, सब अपने लगेंगे, जरा सा मुस्कुरा कर चलिए। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है ना। और श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि हम चाहे लाख दोस्त बना ले, नए अनुभव कर ले, मगर जो चीज सबसे ज्यादा सिखाती है वो है अपनापन। अपनत्व का अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अपनत्व लोगों को मतभेदों से अलग अवश्य रख सकता है, मगर मतभेदों से कतई नहीं। या नहीं, ये लिखा है कि अपनत्व लोगों को मतभेदों से अलग अवश्य रख सकता है, मगर मन भेदों से कतई नहीं। अपनत्व की पहचान व्यक्ति की पहचान होती है। जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसके मूल में किसी के प्रति आत्मीयता का मतलब है कि हम उनके साथ एक निश्चित संबंध साझा करते हैं। ये संबंध कई चीजों पर आधारित हो सकता है, साझा मूल्यों और रुचियों से लेकर एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने तक। और एक श्रोता हमारे ये भी लिख रहे हैं कि परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों और अपने संप्रदाय के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। इस तरह के शोध से ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि व्यक्ति को प्यार और आत्मीयता मिलती है तो न केवल उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि रोग हो जाने पर वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। एकांत और अकेलापन कष्ट, रोग और मृत्यु के भय की तीव्रता को और भी बढ़ा देता है। जी, तो सही, बहुत ही अच्छी चीजें लिखी हैं श्रोताओं ने। और एक बात ये भी तो लिखी है ना कि जीवन एक बसंत की तरह बीते, इसके लिए थोड़ा समय दीजिए खुद को, अपनों को और उनके लिए प्यार भरे अपनेपन को, ताकि जीवन का सफर सुहाना बने और हर पल महका हुआ लगे। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना या पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। और एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है एक श्रोता ने, इस भागम भाग भरी जिंदगी में कोई आपसे पूछ ले आप कैसे हैं, वही अपनत्व है। ये अपनत्व कोई जरूरी नहीं कि खून के रिश्तों में ही हो। कभी कभी कोई गैर भी वो अपनापन दे जाता है जो अपने नहीं दे पाते। कोई आपकी गलतियों की तरफ इशारा कर रहा है तो आप उससे नाखुश ना हो। वो आपका अपना है जो आप में से उस बुराई को हटाकर आपके अंदर एक अच्छाई लाना चाहता है। हाँ, और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने हमें अपनत्व का महत्व अच्छी तरह से समझा दिया है। रिश्ते हो या परिवार, अपनत्व लंबे रिश्ते की गारंटी है। तनाव के क्षणों में अपनत्व के दो शब्द हमें संबल देते हैं, है ना। और भी कुछ बातें लिखी है हमारे श्रोताओं ने। देखो, लिखा है कि अपनत्व क्यों जरूरी है। मैं कहता हूँ बहुत जरूरी है। जहाँ अपनत्व नहीं वहाँ प्यार नहीं, जहाँ प्यार नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। मन में अपनेपन, पॉजिटिविटी की भावना और कामना लिए घर से निकलकर हम जिस भी काम को करने जाए उसमें रचनात्मक परिणाम आते देखे गए हैं। अपनेपन की उम्मीद केवल दूसरों से ही नहीं होनी चाहिए, हमें भी अपनत्व का एहसास दूसरों को करवाना चाहिए। अपनत्व और अपनेपन की ताली दोनों ओर से, दोनों हाथों से बजनी चाहिए। फिर सोने पर सुहागा कहलाया जाएगा। फिर सब जगह सब और रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, यार, दोस्तों से तालमेल बना अपनत्व और अपनेपन का एहसास दिलवाते रहना चाहिए। फिर वह सभी को हम उनके सदा दुख सुख के साथी बने रहेंगे। कितनी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी। बहुत प्यारी सी बात है कि कहते हैं कि एक श्रोता कि अपनापन सिर्फ इंसानों में नहीं, हर पशु पक्षी में होता है। उनकी क्या मिसाल दूं, जो विविध भारती फेसबुक पेज
वजह से जुड़कर हमारे ऐसे मित्र, साथी मित्र बन गए हैं जिन्हें हम कभी मिले नहीं, ना जानते हैं, फिर भी जो अपनापन बन गया है उसे पूर्व जन्म का कोई लेना देना कह सकते हैं। और देखो और क्या बात है कि कोई होता मेरा अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई होता मेरा अपना। ये गाना जो है उसकी लाइन उन्होंने लिख करके भेजी है और लिखते हैं कि अपनापन सिर्फ इंसानों में नहीं, पशु पंछियों में भी होता है। और अपनत्व क्यों जरूरी है, ये बात विविध भारती परिवार को समझाने की आवश्यकता है। उम्र के उस छोर से इस छोर तक पहुंचकर भी विविध भारती से नाता जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ अपनत्व के कारण। हमें कभी लगता ही नहीं कि आप अनाउंसर हैं, हम तो आप सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते आए हैं। यही अपनत्व की भावना हमारे पास पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों से भी होनी चाहिए, तभी संबंध सुदृढ़ बने रह सकते हैं। देखो कितनी सारी बातें श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। चलो धन्यवाद देते हैं इन्हें और सुनते हैं। इन श्रोताओं से भी तो हमारा एक अपनत्व का रिश्ता बना हुआ है। यही बात तो लिखी है कि आप तो हमें उद्घोषक के जैसे लगते ही नहीं, हमारे अपने लगते हैं। चलिए एक गाना सुन लेते हैं यहाँ पर। लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का। आरती, अब बात दिमागी कसरत की। वैसे इन बातों को करने में जब हम ये बातें करते हैं, साथ साथ में श्रोताओं के जो कमेंट्स आते हैं वो भी हम पढ़ते चलते हैं, गाना कौन सा चलाना हम ये भी सोचते रहते हैं, तो इन सब बातों में हमारे दिमाग की कसरत भी हो ही जाती है, चलती रहती है। बिल्कुल। और कहते हैं कि छात्र हो या घरेलू महिला या फिर कोई बुजुर्ग, सबको अपने दिमाग की कसरत करते रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि दिमागी कसरत की कैसे जाए। तो अगर याददाश्त बढ़ाने
समझने के लिए, ज्यादा बातें याद रखने की हम कोशिश करेंगे तो चक्कर में पड़ जाएंगे कि भाई क्या करें क्या ना करें, वो बात तो याद रहेगी, ये बात तो भूल गए, ऐसा हो सकता है। गणित के सवाल अगर हम हल करने बैठेंगे तो शायद जल्दी ही हम ऊब जाएंगे या किसी कठिन विषय पर सर खपाएंगे तो संभव है कि कुछ हमारे पल्ले ही ना पड़े, कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर क्या किया जाए कि दिमागी कसरत हो जाए। तो ये सब हमें नहीं करना है, सबसे बड़ी बात, बल्कि ऐसा कुछ करना है जिसमें मजा आए और साथ में दिमाग की कसरत भी हो जाए। यदि आप रसोई में काम करते हैं तो इस बार कुछ नया बनाइए, ऐसा जो कभी बनाया ना हो आपने। इसके लिए आप रेसिपी बुक की मदद भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ नया ट्राई हम करिए। करेंगे कुछ। इससे क्या होगा, हमारी दिमाग की कसरत तो होगी, साथ में जो खाने वाले हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। हाँ, और ये जो तुम बता रही हो ना, ये करने से फायदा क्या होगा कि दिमाग को एक अनूठा और अलग अनुभव मिलेगा, जिससे वो सचेत होगा, सारी इंद्रियां जागृत होंगी, व्यंजन की गंध यानी कि नई टाइप की जो गंध होगी, वो स्वाद, स्पर्श, वह कैसा दिखता है, ये सारे जो नए एहसास है ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करेंगे। इससे हमारे दिमाग की थोड़ी तो कसरत होगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा है। तो और दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप कुछ खाएं तो पहले कौर या पहले घूंट के बाद थोड़ा सा ठहर कर मन ही मन ये पड़ताल कीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। मिठास शक्कर की है या फिर गुड़ की या शहद की, तीखापन मिर्च का है या फिर लौंग का, ये कौन सी दाल से बना है, इसकी खास गंध अजवाइन की है या तेज पत्ते की। हाँ। ये सब चीजें आप जरूर नोटिस कर सकते हैं। इतना सब सोचने में तो दिमाग जो है बहुत सक्रिय होगा, इसकी बहुत कसरत होगी। तो ऐसा करने से, ऐसा सोचने से हमारा दिमाग दौड़ेगा, पुराने जो हमारे संचित अनुभव हैं उनको खंगालेगा, याद करने की कोशिश करेगा, अनुमान लगाएगा, स्वाद, गंध और जीभ के स्पर्श से जुड़ी इंद्रियों के बेहतर इस्तेमाल का वो प्रयास करेगा, और इस तरह से हमारे दिमाग की कसरत हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी टेस्टी कसरत है वैसे ये। और दिमागी कसरत के लिए वर्ग पहेलियां भरने के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब शब्दों के साथ कुछ नया कीजिए। कुछ कोई एक शब्द लीजिए और सोचिए कि उससे संबंधित और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, या एक बड़ी स्पेलिंग लीजिए और सोचिए इसमें से कौन कौन से छोटे शब्द बन सकते हाँ हैं। आरती, ये तो मैंने भी करके देखा है कि एक मैं बड़ी स्पेलिंग लेती हूँ और सोचती हूँ कि इसमें से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, और कम से कम जितने बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश मैं करती हूँ। और सचमुच ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करना चाहिए हमें। और ऐसा करने से क्या होगा कि मस्तिष्क सक्रिय होगा, भाषा से संबंधित हिस्से में उथल पुथल होगी, हमारी स्मृति में से बहुत सारी चीजें खोजी जाएंगी, और इस तरह दिमाग की अच्छी खासी कसरत होगी। जी, और अगर आप कहीं घूमने गए हैं, है ना, या रिश्तेदार के घर जाकर आए हैं, तो आने के बाद मन ही मन एक बार फिर उन रास्तों पर चलते हुए वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि रास्ते में कौन कौन सी दुकानें और लोग मिले थे, क्या क्या चीजें थी, क्या पहचान थी उस जगह की। हाँ। ये सब चीजें आप सोचिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। और रात में सोते समय मन ही मन सिलसिलेवार आप सूची बनाइए कि सुबह से शाम तक आप कहाँ कहाँ गए थे। ऐसा करने से हमारी याददाश्त बढ़ती है, दिमाग की काबिलियत और जागरूकता बढ़ती है, और हमारे सारे अनुभव मस्तिष्क की स्मृति में संचित होते हैं। यानी हमें वो कठिन जो एक्सरसाइज है वो करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके भी हमारे दिमाग की हम कसरत कर सकते हैं। और बहुत अच्छे हैं उपाय हैं ये। और हमें निरंतर कुछ पढ़ना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। पसंद के हिसाब से हम साहित्य या विज्ञान या लेख ये सब तो पढ़ते ही रहते हैं, और अपने विषय से अलग हटकर कुछ अगर हम पढ़ेंगे तो मस्तिष्क के लिए नया अनुभव होगा और वो चौकस रहकर काम करेगा। हाँ, और तेजी से पढ़ेंगे तो वो चीजों को तेजी से समझने की कोशिश करेगा। आंख और दिमाग के बीच का तालमेल भी बेहतर होगा। इस तरह का प्रयोग कर हम अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। ये तो कुछ प्रयोग हैं जो हमने बताए हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें इस विषय में लिख करके भेजी है। पहले एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना, सपना। किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना और रत्ना। किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। और रत्ना, किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना।
जाने मन जाने जा, मैं कहाँ तुम कहाँ, जाने मन जाने जा, मैं कहाँ तुम कहाँ, मेरी नजर हैरान है, ये आपका एहसान है। मैंने बनाया, तुमने सजाया, प्रेम नगर है ये अपना। ओ सजना, किसका महल है, किसका ये घर है, लगता है ये कोई सपना। क्या कहूँ क्या नहीं, ताज सा है ये हंसी। क्या कहूँ क्या नहीं, ताज सा है ये हंसी। ताजमहल तो वीरान है, इस महल में तू मेहमान है। मुझको यकीन है ये सच नहीं है, लगता है ये कोई सपना। और रखना किसका महल है, किसका ये घर है, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है ये अपना, प्रेम नगर है। दिमागी कसरत की हम बात कर रहे थे आरती, और इस विषय में हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि हमारा दिमाग बहुत ही फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से मिलने वाली सारी सूचनाओं को दिमाग ही शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाकर शरीर को काम कराता है। ये हमारे इमोशंस को भी नियंत्रित करता है। कहना गलत नहीं होगा कि हमारा मस्तिष्क स्मृति, बुद्धि और रचनात्मकता का स्टोर रूम है। ऐसे में जरूरी है कि दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कुछ ब्रेन एक्सरसाइज की जाए। ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी बुद्धि की धार को और तेज करेगी, बल्कि आपको बेहतर याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करेगी। और बहुत अब अच्छा बात लिखी है हाँ आपने। बिल्कुल, अब हमारी मदद करेगा एक छोटा सा अंतराल। कार्यक्रम में जी। समय हो चला है। अंतराल का समय पूरा हो चुका है आरती जी। और चलिए अब कथा सुधा का हम आनंद बिल्कुल। लेते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है
आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी: स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें। अरे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते। जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर
पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे 2 तेयम, चारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत
मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम जो चाहते हैं, आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने 4 रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। बड़े भाई साहब क्या उपदेश दिया उन्होंने बड़े भाई साहब ने। बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ये बात लिख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब हमें हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल थी। प्रेमचंद की कहानियां पुस्तक में सम्मिलित थी। ये कहानी 2 भाइयों के आपसी प्रेम, द्वेष और शिक्षा पद्धति का सही चित्रण करती है। ये कहानी मुझे बेहद पसंद है। तो इसका पहला भाग तो हमने सुन लिया, दूसरे भाग के लिए हमें अगले हफ्ते का इंतजार करना है। और देखो, हम दिमागी कसरत के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी है इस बात को लेकर के कि न्यूज़पेपर, मैगजीन में क्रॉसवर्ड आता है, उसे भरने से हमारे दिमाग की कसरत अच्छी होती है। और ये भी लिखा है कि दिमागी कसरत में विविध भारती का बड़ा योगदान रहता है। तरह तरह के विषय रोज मिलते हैं जिनमें कुछ कुछ लिखते हैं, कहीं से हम पढ़कर या सुनकर या अपने अनुभव के द्वारा, यानी कि जो कमेंट ये लिखते हैं ना, उनके बारे में लिख रहे हैं कि ये सब कुछ लिखने से बहुत अच्छी कसरत हो जाती है। धन्यवाद सखी सहेली और विविध भारती। चलो, अब बात सौंदर्य की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं हम, फिर उसके बाद में आंखों के नीचे काले घेरे क्यों, कैसे, क्या करना है वो बताएंगे।
गाना हमने सुना और अब थोड़ी सौंदर्य की बातें करते हैं। तो आंखों के नीचे काले घेरे होने के कई कारण हो सकते हैं। कम नींद हो सकती है, इसके अलावा तनाव और अनियमित हमारी जो जीवन शैली है वो भी इसका कारण होती है। जी, और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान कई बार खून की कमी के चलते भी ये समस्या हो सकती है। इसलिए भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां हो गई, चुकंदर का भरपूर सेवन करना चाहिए। और आंखों के नीचे काले घेरे दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे रात को सोने से पहले आंखों के चारों ओर बादाम के तेल की मालिश करें या फिर सुबह उठने के बाद आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारे। ये कुछ उपाय है ना जी। और आप जो मालिश करेंगे बहुत तेज तेज जैसे आप पूरे फेस की करते हैं उस तरह ना करके बहुत हल्के थपथपा के करनी चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे झुर्री से पड़ने लगती है। इसलिए बहुत हल्के से वो उस बादाम के तेल की मालिश करें, हल्के हल्के थपथपा के। और वैसे आंख जो है बहुत ही नाजुक अंग होता है वो, तो उसको हमें थोड़ा सा प्यार से उसको उसके बारे में कुछ करना चाहिए जी। और साथ ही कब्ज के कारण भी ये समस्या आ सकती है, इसलिए पपीता और पालक जैसी चीजों का सेवन करिए। और अन्य उपायों में गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लिया जा सकता है, जिसके वजह से आपका पेट साफ रहेगा और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा खीरे या आलू के पतले टुकड़ों को आंखों पर रख सकते हैं और इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को भी आप आंखों के ऊपर रख सकते हैं, है ना जी। और टी बैग्स में मौजूद जो तत्व होता है रेनिन, वो आंखों के आसपास की सूजन और कालेपन को कम करने में सहायक होता है। हाँ, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि आंखों के आसपास की त्वचा संवेदनशील होती है, इसलिए इन समस्याओं के इलाज के लिए रासायनिक आधारित उत्पादों के बजाय प्राकृतिक उपचार का सहारा लेना सबसे अच्छा है। डार्क सर्कल्स का इलाज करने के कुछ अद्भुत घरेलू उपाय भी है। एक उपाय जो याद आ रहा है वो है ठंडा दूध। आंखों के लिए एक प्राकृतिक क्लिंजर है और आंखों के आसपास की संवेदनशील त्वचा को आराम देते हुए आंखों के नीचे काले घेरे हटाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। ठंडे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो न केवल सूजन को कम करने में मदद करता है बल्कि त्वचा को गोरा भी करता है, यानी कि साफ करता है। और इसके अतिरिक्त दूध में मौजूद पोटेशियम त्वचा को बेहतर नमी प्रदान करता है, जिससे आपकी त्वचा नरम और कोमल हो जाती है। जी। और एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि पेरिऑर्बिटल काले घेरे जिनको कहा जाता है, आंखों के आसपास काले धब्बे हैं। इन काले घेरों के बनने के कई कारण होते हैं, जिनमें आनुवंशिकता, उम्र की वृद्धि, रुखी त्वचा, ज्यादा आंसू बहाना, यानी आप ज्यादा बहुत किसी बात पे परेशान हो जाते हैं, कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक काम करना, मानसिक और शारीरिक तनाव, नींद की कमी होना, पौष्टिक भोजन का अभाव और विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री या पुरुषों में डार्क सर्कल हो सकता है। कि आजकल क्या रहता है ना कि कंप्यूटर के सामने जो स्क्रीन सामने जितना भी समय आप बिताते हैं ना, उसकी वजह से जो उसकी रेज होती है ना, उसकी वजह से भी ये परेशानी बिल्कुल, रेडिएशन जो हमारी आंखों को बहुत प्रभावित करता है। और कई बार तो हमने कुछ लोगों में ये समस्या भी देखी है कि वो पलके कम झपकाने की वजह से जो वहाँ की नमी है वो कम हो जाती है, लगती है आंखें। हाँ, फिर उनको कुछ आई ड्रॉप्स जो आते हैं वो डालने के लिए कहा जाता है कि ये डालो ताकि आंखें थोड़ी नम रहेगी, ठीक रहेगी। तो ऐसी समस्याएं तो इन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आंखें बहुत जरूरी हमारे शरीर का अंग और बहुत नाजुक भी है। अगर आंखों को ऐसे अगर आप घुमाते रहेंगे तो इससे ये होगा कि आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो अब हमने घड़ी की तरफ नजर डाली है और कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।